के इस नए प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत करने के लिए आपका दोस्त, आपका होस्ट योगेश कुमार पांडे तैयार है। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। आज इसी उद्घोष के साथ मैं आपके लिए एक स्पेशल स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूं, जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद बचे हुए अपने कुछ दिनों में अपने प्री बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे और तैयारी करने के साथ साथ अपने पेपरों में अधिकतम अंकों को अर्जित कर पाएंगे। आप सभी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। लेकिन फिर भी उस तैयारी में यदि मेरा कुछ योगदान हो सकता है तो यह मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अपने छात्रों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊं, इसीलिए मैं आपके साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं और मैं आगे भी आपके लिए जुड़ा रहूंगा बोर्ड परीक्षाओं तक। उसके बाद का कुछ नहीं कहा जा सकता, भरोसा तो क्षण भर का नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ मेन बोर्ड एग्जाम 2023 तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और आपको समय समय पर जो कुछ मुझसे मार्गदर्शन बन पड़े वो मैं आपको देता रहूं, करता रहूं। आज मैं चर्चा करने वाला हूं आपसे प्री बोर्ड की तैयारी कैसे करें। प्री बोर्ड की तैयारी कैसे करें, इस विषय के साथ साथ मैं आपसे और 3 बिंदु इसी से रिलेटेड चर्चा करूंगा। सबसे पहले नंबर पे हम चर्चा करेंगे कि क्या पढ़ें, फिर अगला प्रश्न हम चर्चा करेंगे कि कैसे पढ़ें, साथ ही साथ कितना पढ़ें। भाई आपके पास समय बहुत कम है, महज 4 से 5 दिन 6 दिन है आपके पास, तो कितना पढ़ लें आप कि आपका प्री बोर्ड बहुत अच्छे से हो जाए। और केवल इस दृष्टि से तो पढ़ना नहीं है कि प्री बोर्ड हो जाए काम खत्म, वो सारे प्रश्न आपको मेन बोर्ड एग्जाम तक ध्यान रहे, इस दृष्टि से आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है। और मेन बोर्ड एग्जाम तक ही क्यों, वो भविष्य में भी आपको ध्यान रहे, इस दृष्टि से पढ़ना है आपको। तो फिर कितना पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए और क्या पढ़ा जाए कि वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहे। उत्कृष्ट तो देता है लाइफ टाइम वैलिडिटी, एक बार पढ़ लीजिए लाइफ टाइम फ्री। लेकिन आपको प्री बोर्ड की दृष्टि से किन किन महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान रखना चाहिए, उन पर मैं चर्चा करूंगा। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करूंगा, पेपर कैसे करें, कैसे करें, इसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा कि पेपर कैसे करें। ये आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु होगा। वीडियोस की कमेंट्स और अपने छात्रों की प्रतिक्रिया को देखते हुए मुझे ये सुझाव दिया गया कि आप इस विषय पर बच्चों का मार्गदर्शन करें, इस विषय के लिए वीडियो बनाएं, इसलिए मैं आपके साथ हूं। चलिए पहले मैं चर्चा करता हूं कि क्या पढ़ें। तो पढ़ने के लिए क्या है, आपके लिए पढ़ने के लिए आपके पास आपकी एनसीईआरटी किताबें हैं। एनसीईआरटी किताबों के साथ आपके पास आपके अपने नोट्स होंगे जो आपने प्रिपेयर किए हैं। इसके अलावा आपके पास सैंपल पेपर होगा और आपके पास सहायक सामग्री होगी। अब आप बोलेंगे कि सर है तो सारी चीजें, तो पढ़ें क्या इसमें से। तो सबसे पहले मेरा बच्चा, एनसीईआरटी पढ़ने का समय मेरे हिसाब से तो अब नहीं है। एनसीईआरटी आपने पहले से पढ़ लिए होंगे और उनके 1-1 नंबर वाले सभी क्वेश्चंस आपने अंडरलाइन कर लिए होंगे हाइलाइटर से या पेंसिल से। तो आप उन पे एक सरसरी निगाह तो रखिए। लेकिन यदि अब आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाए तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बेवकूफी और कोई नहीं हो सकती। तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी नहीं है, जो आपने टिक लगा रखे हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, जो आपने 1-1 नंबर के हाईलाइट कर रखे उनको आप पढ़ लीजिए। जहां आपने जैसे पढ़ा होगा, जब उसकी व्याख्या की गई होगी तो मेरे हिसाब से वो आपको चीजें याद होंगी। दूसरा, नोट्स में से आप सभी प्रश्नों पर अपनी दृष्टि रखिए, सभी प्रश्नों को पढ़िए। इस भाव से मत पढ़िए कि मुझे रटना है, रटना है, रटना है। यदि आप रटने के भाव से पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि आप 3 प्रश्न के बाद सेवाएं समाप्त हो जाएंगी आपकी। इसलिए आप इसको एक बार पढ़िए, फिर दोबारा पढ़िए, फिर तिबारा पढ़िए। 3 बार पढ़ते तो चीजें पक्की हो जाती हैं। 3 बार कम से कम आप उनको पढ़ डालिए, हर चैप्टर से पढ़ डालिए। अगला, सैंपल पेपर। तो नोट्स को तो जरूर पढ़ लीजिए, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, आपके पास नोट्स हैं, उन नोट्स को आप जरूर पढ़ लीजिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद सैंपल पेपर।
सैंपल पेपर में उलझने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से आपका सिलेबस भी थोड़ा रह रहा होगा, तो सैंपल पेपर में मत उलझिए। अभी सैंपल पेपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्री बोर्ड के बाद सैंपल पेपर स्टार्ट होगा। अभी सैंपल पेपर का कोई भी काम नहीं है, ना इसको पढ़ना ना कुछ। अब आप आ जाइए सहायक सामग्री पे। आपने पुराने साल के बच्चों से या तो ये ले ली होगी, अगर नहीं होगी तो स्कूल से मिल गई होंगी, नहीं मिली तो आप पुराने बच्चों से ले ली होंगी, आपने अरेंजमेंट कर लिया होगा अपना। इसको जरूर पढ़िए और इस बात को ध्यान रखते हुए पढ़िए कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। बिना पाठ्यक्रम के प्री बोर्ड की या बोर्ड की तैयारी करना उस युद्ध के समान है, उस नाविक के समान है जिस नाविक को यही नहीं पता कि मुझे जाना किधर है। इसीलिए यदि आपके पास पाठ्यक्रम है तो आपको ये बिल्कुल ठीक ठाक पता होगा कि मैं जब अपनी नाव लेकर के नदी में उतर रहा हूं, तालाब में, समुद्र में उतर रहा हूं, तो मुझे जाना किस ओर है। ये पाठ्यक्रम आपको निर्धारित करेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये जरूर आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ आपके एनसीईआरटी के अंडरलाइन किए हुए क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, नोट्स के सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सारे जो आप पढ़ रहे हैं। सहायक सामग्री जरूर पढ़नी है। सहायक सामग्री में आपको एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, चार चार नंबर के, छह छह नंबर के, 5 नंबर के, ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। 5 का मत पढ़िए आप, लेकिन 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के सभी प्रश्न पर अपनी दृष्टि रखिए। सभी प्रश्न पढ़िए, कोई प्रश्न छोड़ने लायक नहीं है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए गए हैं। ठीक, अब ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि क्या पढ़े। तो एनसीईआरटी भी पढ़े, नोट्स भी पढ़े, सहायक सामग्री भी पढ़े, सैंपल पेपर अभी ना पढ़े, तब पढ़ना बता दूंगा कैसे पढ़े। तो भैया पढ़ने का अभी मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि कभी भी इस भाव में मत बैठिए कि आज तो पूरा चैप्टर याद करके छोड़ूंगा, आज एक एक लाइन रट लूंगा, एक एक लाइन रट लूंगा। जब आप इस भाव से बैठेंगे ना कि मुझे रटना है, चीजें कभी याद ही नहीं होंगी आपको, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आप जबरदस्ती उनको ठूसने की कोशिश कर रहे हो। हैं भाई, एक आप पाइप में पानी डाल रहे हो, पाइप में पानी डालोगे, अगर वो नीचे से खाली है, स्मूथनेस है उसमें, तो वो सीधा जहां तक आप भेजना चाहते हैं जहां तक जाएगा। और यदि आप जबरदस्ती इसमें पानी भरने की कोशिश करेंगे, वो सारा बाहर फैल जाएगा, लेकिन आपके काम का कुछ नहीं आएगा। इसलिए इस भाव से पढ़िए कि मुझे इन चीजों को सीखना है, हो सकता है मेरे पेपर में आ जाए। रटिए मत उनको, समझिए और चीजों को पढ़ते जाइए। और हर चीज को 3 बार पढ़िए कम से कम। और ऐसे नहीं कि एक ही क्वेश्चन को 3 बार पढ़ लिया, आपके पास क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का पतन कैसे हुआ, इसी क्वेश्चन को 3 बार पढ़ लीजिए, नहीं, पूरे दूसरे चैप्टर को 1 बार पढ़िए, सारे क्वेश्चन, एक एक नंबर, 2 2 नंबर, 3 3 नंबर, 4 नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर उसके बाद दोबारा उसको रिवाइज कर लीजिए। एक बार पढ़ लिया पूरा चैप्टर, फिर रिवाइज कर लीजिए। तो ऐसे करके आप उसको 3 बार रिवाइज कीजिए। एक चैप्टर के बाद 2-3 चैप्टर एक साथ पढ़िए, फिर एक एक करके उसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे के 3 पढ़ लीजिए, फिर उसको रिवाइज कर लीजिए। ऐसे करके आप रिवाइज करिए। कम से कम कैसे पढ़िए, तो 3 बार पढ़िए और सेटिंग बनाइए। एक बार बैठ गए तो जबरदस्ती थोड़ी है कि भाई नहीं मैं तो 3 घंटे बैठ के जबरदस्ती पढ़ूंगा। आधा घंटा पढ़ो, फिर ब्रेक लो, फिर आधा घंटा पढ़ो, फिर ब्रेक लो, फिर 5 मिनट पढ़ो, फिर ब्रेक लो, एक क्वेश्चन पढ़ो, फिर घूम के आओ, फिर एक क्वेश्चन पढ़ो, फिर घूमो। ऐसे करके पढ़ो, जैसे आपको सहूलियत लगती है उस हिसाब से पढ़ो। तो कैसे पढ़े, अपनी सहूलियत के हिसाब से पढ़े। लेकिन अच्छा तरीका यही है कि एक क्वेश्चन पढ़िए, कुछ काम करके आइए, फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर कहिए, फिर ऐसे में वो ध्यान रहता है। कहते हैं ना कि हमने 1 घंटा पढ़ा, वास्तव में वो 1 घंटा पढ़ता नहीं है। 1 घंटे में तो सिर्फ क्वेश्चन देखता है, पढ़ता तो वो पूरे दिन है। वो पूरे दिन उसके दिमाग में चलता रहता है कि सोवियत संघ का पतन कैसे हुआ, शॉक थेरेपी क्या है, अमेरिका कैसे वर्चस्वशाली बना। 24 घंटे उसके दिमाग में ये चलता रहता है। बंद कर। कितना पढ़ें, तो कितना पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं। मैं कह दूं कि केवल 3 घंटे सफिशिएंट है, 6 घंटे सफिशिएंट है, बिल्कुल नहीं। आपकी आत्मा कहती है कि नहीं आज तो मैं सारी रात पढ़ूंगा, सारी रात पढ़िए। आपकी आत्मा कहती है कि 10 मिनट पढ़ना मेरे लिए सफिशिएंट है, 10 मिनट में पढ़ के छोड़ दीजिए। बस आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि मेरा यह विषय एकदम कंप्लीट है, मुझे इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तब तक आप पढ़ते रहिए जब तक आपकी आत्मा ना कहते कि बस कर यार कितना पढ़ेगा, तब तक पढ़ते रहिए। क्योंकि गिने चुने तो चैप्टर है मेरे बच्चा, 8-10 चैप्टर है, मुश्किल से पढ़ डालिए, क्या दिक्कत है। अब तो हमारे टाइम पे तो पूरी पूरी बुक आती थी, आपके समय में तो सिलेबस बहुत कुछ काट दिया है। इसीलिए आप कितना पढ़े तो उतना पढ़े जब तक आपकी आत्मा ना चीखने लग जाए कि अब मत पढ़, रहने दे, हो गया, ये याद हो गया तुझे क्वेश्चन, तब तक पढ़ते जाइए। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ठीक। और कैसे पढ़ना, मतलब एक साथ नहीं पढ़ना। एक साथ बैठ गए तो अब उठूंगा ही नहीं, कसम खा रखी है, महात्मा बौद्ध बन के निकलूंगा, नहीं। थोड़ा बैठिए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, ऐसे कहिए।
अच्छा, अब पेपर की तैयारी कैसे करें, इसी बिंदु के लिए तो इतना सारा लेक्चर दिया। इस पे आ जाइए। अब टॉपिक को, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर कैसे करें। जब आप पेपर करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो सबसे पहले आपको बिल्कुल तनाव नहीं लेना। आपको एकदम ये मान के चलना है कि मेरा टॉपिक अच्छे से कवर है, और जो प्रश्न मुझे आता है वो मुझे आता है, और जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता। इस भाव से बैठिएगा पेपर में। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट अधिक मिलेंगे, 15 मिनट का समय मिलेगा। इस 15 मिनट के समय का जिसने जितना अच्छे से प्रयोग किया है ना, उसी का पेपर उतना अच्छा होता है। इस 15 मिनट में आपके हाथ में केवल और केवल पेंसिल होनी चाहिए, और इस पेंसिल से आपको प्रश्न को पढ़ते जाना है। कुछ अंडरलाइन नहीं करना, कुछ नहीं। आपके पास पेंसिल हो, पेंसिल अपने हाथ में रखिए, प्रश्न को पढ़ते जाइए। खूब अच्छे से प्रश्न को पढ़िए। एक बार पूरे पेपर को पढ़ लीजिए, और फिर पेपर को पढ़ने के बाद ये देख लीजिए कि इसमें से कितने प्रश्न मुझे आते हैं। और जैसे ही अगर आपको प्रश्न आता होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप प्रश्नों को करने स्टार्ट कर देंगे। और नहीं तो फिर ताक झाक इधर उधर और पंखे के पंखुड़ियां गिनेंगे कि कितनी पंखुड़ियां इसमें, कबूतर कहाँ बैठा है, सर जी किधर जा रहे हैं, है ना। बस यही सारी चीजें देखते रह जाएंगे। इसलिए आप पढ़ लेंगे तो 15 मिनट आप अच्छे से प्रश्न को पढ़िए। 15 मिनट प्रश्न पढ़ने के बाद आप 16वें मिनट से प्रश्न को करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके हाथ में जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो घड़ी जरूर होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से, कंपलसरी रूप से आपके पास घड़ी होनी चाहिए। और उस घड़ी के हिसाब से आप प्रश्न पर समय देंगे, पर प्रश्न पर 15 मिनट पहले प्रश्न पढ़ने के, और फिर स्टार्ट करेंगे। यदि आपको सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि यदि आपको बड़े प्रश्न आते हैं, 6-6 अंक वाले प्रश्न आते हैं, तो आप स्टार्टिंग वहां से करें। पहले 6-6 अंक वाले सभी प्रश्नों को, 6 अंक के प्रश्नों को पहले हल कर लें सभी को। 6 अंक के प्रश्नों को हल करते समय सबसे बड़ी बात ध्यान रखें, इससे पहले एक और बात ध्यान रखें कि प्रत्येक प्रश्न का प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक बिल्कुल ठीक लिखना है। इसमें आपको पूरा समय देना है। यदि आप इसमें 3 घंटे भी लगा रहे हैं तो लगा दीजिए, कुछ मत लिखिए। प्रश्न का क्रमांक ठीक से लिखिए। कहने का भाव ये है कि प्रश्न का क्रमांक, बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न संख्या लिख दिया, अब उनको ये नहीं पता कि तीसरे का आंसर है, चौथे का या 5वें का। आप स्पष्टतः लिखिए कि तीसरे का आंसर है, चौथे का आंसर है, 5वें का आंसर है। फिर यदि तीसरे में से का ऑप्शन का, तो का, खा, जो भी है आपका, उसको बेहतरीन तरीके से लिखिए, ताकि एग्जामिनर को चेक करने के समय समस्या ना हो, समझना ना पड़े कि कौन कौन से का कहां कहां कैसे लिखा है इसने। ठीक, इसका ध्यान रखिए। और उत्तर संख्या जरूर लिखिए। देखिए ये होता है आपका क्रम, ऐसे लिखिए। प्रश्न संख्या, मान लीजिए आप 36वां प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो 36 और उत्तर संख्या 36। ठीक, अब यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप। तो ये चीजें आपको बिल्कुल साफ साफ स्पष्टतः लिखनी है, एकदम साफ सुथरी राइटिंग में। ठीक, अच्छा, इसके बाद 6 अंकों का जब आप प्रश्न करने लग जाएंगे तो पहले नंबर पर इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, अंडरलाइन कर लीजिए कि कितने पॉइंट कितने नंबर के हैं और कैसे लिखना है। अपने दिमाग में एक रूपरेखा बना लीजिए कि प्रश्न को किस हिसाब से लिखना है, कैसे सेट करना है। सबसे पहले इन प्रश्नों में प्रस्तावना आएगी। प्रस्तावना का मतलब, जब आप वीडियोस में जाएंगे तो जो मैंने एक प्रश्न कराया, कोई भी प्रश्न कराया, जैसे चीन अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण, तो आप पहले मैंने क्या बताया आपको कि चीन की अर्थव्यवस्था है क्या, कहाँ है, कैसी है। तो पहले आपको प्रस्तावना में बताना है कि वो चीज क्या है, कैसी है और वो कहाँ है। अगर ये आप इतना बता सकते हैं तो ये बताइए प्रस्तावना में। केवल आपको महज 2 से 3 लाइन आपको प्रस्तावना में लिखनी है, इससे ज्यादा नहीं। प्रस्तावना के बाद आपको दूसरे नंबर पे आपको इसमें भूमिका बनानी है। भूमिका आपका मुख्य उत्तर होता है, ये ध्यान रखिएगा। भूमिका आपका मुख्य उत्तर है जो आपको कंपलसरी रूप से लिखना ही है। ठीक, और कोशिश करिए कि ये भूमिका जो है वो बिंदुओं में लिखी हो, मतलब पॉइंट टू पॉइंट हो, बिंदुओं में लिखी हो, पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करिए। आप वीडियोस में देखते होंगे छोटे छोटे पॉइंट्स बने होते हैं, उन पॉइंट्स को लिखिए, फिर उनका एक्सप्लेनेशन कीजिए, व्याख्या कीजिए, फिर पॉइंट लिखिए, फिर व्याख्या कीजिए, ऐसे। और लास्ट में निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष के लिए क्या लिखना होता है? निष्कर्ष के लिए लिखना होता है कि भविष्य में आप उसको लेकर के क्या सोचते हैं। तो यदि आप उसको लेकर के भविष्य के बारे में कुछ सोच पा रहे हैं तो जरूर 2 लाइन में आप इसमें लिख दीजिए। तो इनमें अंकों का विभाजन होता है, लगभग 1 नंबर इधर मिलता है, लगभग 1 नंबर इधर मिलता है, और लगभग 4 नंबर का आपकी भूमिका होती है, और 6 नंबर इस तरीके से आपको मिलते हैं 6 नंबर के प्रश्न में। तो इसको करते समय आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है।
आपको प्रस्तावना अच्छे से करनी है और आपको निष्कर्ष अच्छे से लिखना है और फिर आपको भूमिका लिखनी है। सभी बिंदुओं पर विशेष नजर रखनी है, अच्छे से लिखना है, क्योंकि यही प्रश्न है जिनको आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 5 से लेकर के, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है इन प्रश्नों की कि अगर आपने ठीक ठाक लिखा है तो 4 से लेकर के और आप 5.5 तक जा सकते हैं, और कई बार आपने बहुत ही अच्छा लिखा है तो 6 नंबर। तो 4 से और 6 के बीच में आपको अंक मिलते हैं इसमें, तो इसलिए इसको अच्छे से अटेम्प्ट करें। अगर आप बीच में डायग्राम दे सकते हैं, मान लीजिए कि आपने बीच में आपसे पूछा कि विदेश नीति के तत्व, तो यहाँ पर लिख लीजिए इंडियन भारतीय विदेश नीति के तत्व, और फिर इसमें से ऐसे एरो निकाल करके और आप इसके सारे तत्व ऐसे गिनवा दीजिए, ऐसे करके आप बना सकते हैं। और गर्ल्स वो बनाती हैं, बादल बनाती हैं, ऐसे ऐसे करके बादल बना करके अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं। तो जैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वैसे। ये ध्यान रखिए, आप पेपर कर रहे हैं तो टीचर को चेक करने में सुविधा हो, जितनी उसको सुविधा होगी आपको उतने अच्छे अंक मिलेंगे, और आप जितनी भसड़ लिखेंगे आपको उतने कम मार्क्स मिलेंगे। आकर्षक बनाए पेपर को, देखते ही चेक करने का, पढ़ने का मन करे कि हाँ पढ़ू बच्चे का क्या लिखा हुआ है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर आप 4 नंबर के जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 4 नंबर के प्रश्नों को हल करते समय आपको निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं होती, बाकी सारी चीजें बिल्कुल आपको सेम ध्यान रखनी होती है। यदि आप प्रस्तावना लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, अगर नहीं लिखेंगे तो इसमें प्रस्तावना की भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि आप लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं। और अगर नहीं लिखना चाहते तो 4 नंबर के प्रश्नों में आप सीधी भूमिका से चीजों को स्टार्ट करें, अपने अपने पॉइंट्स लिख दें, 4 पॉइंट लिख दें आप कम से कम, और 4 पॉइंट लिख के खत्म कर दें। तो 4 नंबर के प्रश्नों में आपको ज्यादा किलकिलबाजी करनी नहीं है, चुपचाप आपको 4 नंबर के 4 पॉइंट उठाने और लिख देने। अच्छा, इसके अलावा 1-1 नंबर के जो एमसीक्यू आते हैं उन पर भी ध्यान रखना होता है। एमसीक्यू में आपको क्या करना होता है? एमसीक्यू में आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर 4 ऑप्शन आपके पास है तो आप कोशिश करें कि चारों ऑप्शन लिख करके, जैसे आपने लिखा प्रश्न संख्या 1, तो प्रश्न संख्या 1 लिख करके और उत्तर संख्या 1 लिखिए, और इसके 4 ऑप्शन लिखिए, का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला और घा घड़ी। और इसमें से जो आपको ठीक लगता है उस एक क्वेश्चन के आंसर को आप क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं। बस ये आपका समय भी बचाएगा और इसमें आपको पूरा कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा। और जिन क्वेश्चनों पे आप बहुत ज्यादा श्योर हैं कि नहीं इसका तो यही होगा, वहां पर आप सीधा प्रश्न लिखिए, प्रश्न का उत्तर लिखिए, ऑप्शन कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप उसका आंसर लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, और बाकी ऐसा करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, तो इन प्रश्नों को, प्रश्न पत्र को हल करते समय इन चीजों का ध्यान रखें। प्रश्न पत्र को हल करते समय सबसे जरूरी बात जो सबसे आखिर में बता रहा हूं वो ये है कि आपके परीक्षा भवन में आवश्यक सामग्री आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले नंबर पे छात्र का हथियार, छात्र की तलवार, छात्र के भाले, छात्र का परमाणु बम, पेन उसके पास होना चाहिए। और इस पेन में भी 3 प्रकार के पेन उसके पास होने चाहिए। एक ब्लू कलर का पेन, नीला कलर का पेन, एक काला कलर का पेन, और यदि कभी नकल वकल करता पाए तो लाल कलर का पेन भी अपने साथ रखें ताकि टीचर को समस्या ना हो उसका पेपर कैंसिल करने में। तो लाल पेन भी अपने साथ रखें। ये 3 पेन, मुख्य रूप से नीला और काला 2 पेन तो जरूर अपने पास रखें। ठीक, उसके अलावा एक पेंसिल रखें अनिवार्य रूप से, पेंसिल अनिवार्य रूप से। यदि आपके पास पेंसिल ना हो तो आप पेपर देने ही मत जाना, पेपर ही छोड़ देना। पेंसिल जरूर लेके जाना, पेंसिल के साथ साथ रबड़ जरूर लेके जाना। ठीक, रबड़ लेकर के जाना, क्योंकि टीचर्स बोलते हैं कि पेपर पे कुछ नहीं लिखना। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो आप क्वेश्चन पे कुछ लिख करके थोड़ा बहुत और उसको तुरंत इरेज कर सकते हैं, इसलिए आपके पास रबड़ जरूर होनी चाहिए। ठीक, अपनी पेंसिल को छील करके ले जाए, बढ़िया तरीके से ले जाए, स्कूल में कचरा ना फैलाए, कटर ना ले जाए, पेंसिल और रबड़ ले जाए, पेन ले जाए, तीनों। आपके पास इरेजर होता, वो स्केल होता ना, स्केल रखिए अपने पास, लेकिन पेपर को लाइन खींचने का तरीका है कि आप पेज को एक साथ मोड़ करके और उस पर लाइन खींच लीजिए। तरीका बता रखा है, वो आप देख लीजिएगा कैसे होता है। तो पेपर को एक साथ कर लीजिए, उसमें लाइन खींचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, और एक चीज और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि पेपर सजाने का मेरा मतलब ये नहीं है कि पेपर पे मेहंदी का डिजाइन बना के आना, इस कोने भी इस कोने भी। पेपर सजाने से, पेपर को अट्रैक्टिव बनाने का मेरा मतलब है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्वेश्चन के बीच में कुछ चीजों को अपने डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेस करें, डायग्राम के थ्रू सामने रखने की कोशिश करें, ताकि टीचर को डायग्राम देखते ही समझ आ जाए कि अच्छा बच्चा ये कहना चाह रहा है, और फिर आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए।
यदि पेपर को करते समय यदि आप इन सभी बातों का गंभीरता पूर्वक ध्यान रखेंगे, एक दो बार वीडियो को देख लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से प्रश्न पत्र को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि मेरा बच्चा आपने पूरे साल क्या पढ़ा है, इस पूरे साल का परीक्षण केवल महज 3 घंटों में होता है, और इन 3 घंटों में यदि आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए तो आपका पूरे साल पढ़ना फिर व्यर्थ है। इसलिए इन 3 घंटों का मैनेजमेंट सबसे ज्यादा अनिवार्य है, सबसे ज्यादा जरूरी है। और यदि यह वीडियो लंबी हो जाती है तो अपने पूरे साल को बचाने के लिए आप महज 26 मिनट 27 मिनट दे देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नुकसान होने वाला है। आपका निश्चित रूप से कोई ना कोई फायदा अवश्य होगा। चलिए, धन्यवाद। आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। इसको निश्चित रूप से अपने सभी मित्रों तक पहुंचाइए, सहेलियों तक पहुंचाइए, सहेलों तक पहुंचाइए, और कोई 12वीं में पढ़ने वाला छात्र है उस तक पहुंचाइए, ताकि वो अपने परीक्षा को कम से कम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सके और बहुत अच्छे से मार्क्स ले सके। जो उसने फर्स्ट टर्म के पेपरों में गलतियां करी वो अब ना हो, और जो इस बार भी हो जाए। इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा बोर्ड का एग्जाम कैसे करें, कुछ चीजें मैंने इसमें छोड़ी हैं बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो उस समय मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बोर्ड की परीक्षाओं को हम कैसे बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। आगे मैं कोशिश करूंगा कि सब्जेक्ट वाइज वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं कि पॉलिटिकल का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, किस प्रश्न को कितना नंबर दें, कितना टाइम दें, वो डिस्कस करेंगे। हिंदी, हिस्ट्री, इन सभी पेपरों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और खूब पढ़ते रहिए, खूब व्यस्त रहिए, ताकि आप प्री बोर्ड की परीक्षाओं में और बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंकों से पास हो सकें।